नमस्कार। आज हम एक काफी अहम विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। मुंबई के जाने माने एडवोकेट हैं एस.के. भंडारे। उन्होंने हाल ही में एक भाषण दिया, तो आज हम उसी के कुछ खास हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनके भाषण के कुछ अंश हैं, एक डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। और ये भाषण हुआ था 25 अक्टूबर 2025 को चेंबूर, मुंबई में। वहाँ एक 5 दिन का बाल श्रामणेर शिविर था, उसी के समापन समारोह में। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि इस भाषण में क्या खास बातें थीं और उनका मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये भाषण जरूर ध्यान देने लायक है। एडवोकेट भंडारे ने कुछ, आप कह सकते हैं, बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है। जैसे कि देखिए, मुख्य तौर पे तो उन्होंने, जिसे वो हिंदू राष्ट्रवाद कह रहे हैं, उसकी जगह भारतीय राष्ट्रवाद की बात की। अच्छा। और साथ ही संविधान के जो मूल्य हैं, समानता का जो आदर्श है और समाज में जो जातिगत भेदभाव आज भी है, उस पर भी चिंता जताई। तो इन्हीं सब पहलू पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले उनके राष्ट्रवाद वाले तर्क से ही शुरू करते हैं। उन्होंने बहुत साफ कहा, और मैं उनके शब्द दोहरा रही हूँ, यदि भारत को अखंड रखना है तो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार करना होगा। ये तो बहुत सीधी और टूक बात लगती है। हाँ, और यहाँ भंडारे असल में इशारा कर रहे हैं एक समावेशी भारतीय पहचान की तरफ। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता ऐसी न हो जो लगे कि किसी एक धर्म पर आधारित है। अच्छा। उनका तर्क जो है वो संविधान पर आधारित है। देखिए, भारतीय संविधान तो सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देता है। हाँ, वो तो है। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि राष्ट्र का, मतलब सरकार का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सही। तो स्रोत के मुताबिक भंडारे जी की चिंता ये है कि सरकार में बैठे कुछ लोग वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और उनके हिसाब से इससे समाज में मजहब के नाम पर बंटवारा और तनाव बढ़ रहा है। अच्छा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भारत को एक रखने के लिए सरकार को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चले। ये बात तो साफ है। और इसी से जुड़ा हुआ उन्होंने एक हाल की घटना का भी जिक्र किया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। वंचित बहुजन अगाड़ी के जो युवा नेता हैं सुजात अम्बेडकर, उनका संभाजी नगर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर तक एक मार्च। जी। भंडारे ने इसकी वजह भी बताई क्या? हाँ, उन्होंने बताया कि सुजात अम्बेडकर के मार्च के पीछे कथित तौर पर 2 मुख्य कारण थे। एक तो ये कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये आरोप कि आरएसएस संविधान और अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान नहीं करता। भंडारे ने इस घटना को अपने भाषण में उठाया। तो ये सिर्फ एक घटना का जिक्र भर था या इसका कोई और मतलब भी था? नहीं, देखा जाए तो ये सिर्फ एक घटना बताना नहीं था। सुजात अम्बेडकर का जो कदम था वो काफी, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक था। कैसे? वो असल में आरएसएस को भारतीय संविधान की एक कॉपी और जो संस्थाओं को रजिस्टर करने का कानून है, संगठन पंजीकरण अधिनियम, उसकी जानकारी और एक तिरंगा झंडा, ये सब भेंट करने गए थे। तो स्रोत बताता है कि जब वहाँ कोई प्रतिनिधि इसे लेने के लिए नहीं मिला तो उन्होंने ये चीजें पुलिस को सौंप दी। अच्छा, फिर क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है, और ये जरूरी है, कि जब भंडारी जी ने अपने भाषण में इस घटना का जिक्र किया तो वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने तालियां बजाई। तालियां बजी। हाँ, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भंडारे उन कामों को सामने ला रहे थे जो उनकी नजर में संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए थे, और सुनने वालों से उसे एक तरह का समर्थन मिल रहा था। अच्छा, तो दर्शकों के ये प्रतिक्रिया भी मतलब रखती है। इससे लगता है कि संविधान और उसके मूल्यों का मुद्दा लोगों से जुड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, तो राष्ट्रवाद और नागरिक अधिकारों की बात से आगे बढ़ते हैं। भंडारे ने एक और बहुत ही संवेदनशील और गहरा मुद्दा उठाया, जातिगत भेदभाव का। हाँ, और ये उनके भाषण का एक बहुत अहम हिस्सा था। उन्होंने सिर्फ किताबी बातें नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे ठोस और, सच कहूं तो, परेशान करने वाले उदाहरण दिए। क्या उदाहरण थे वो, कुछ बता सकते हैं? जी, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने पिछड़े वर्ग से होने के संदर्भ में किया, हाँ, उन्हें कथित तौर पर नए संसद भवन के भूमि पूजन या उद्घाटन जैसे इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ऐसा कहा गया कि उनकी जाति की वजह से शामिल नहीं किया गया। क्या राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, ये वाकई एक बेहद गंभीर आरोप है, और ये सीधे सीधे हमारे संविधान में जो समानता का वादा है उस पर सवाल खड़ा करता है। वाकई। और क्या कहा उन्होंने इस बारे में? क्या और भी उदाहरण दिए? भंडारे यही नहीं रुके, उन्होंने इतिहास में भी झांका।
उन्होंने बताया कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति सयाजीराव गायकवाड़ और यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान हस्तियों को भी अपने अपने समय में अपनी जाति के कारण अपमान और मुश्किलें झेलनी पड़ी। इससे वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो समस्या है ये कोई आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है और हमारी व्यवस्था में बहुत गहरी बैठी हुई है। ये दिलचस्प है कि उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों को आज के हालात से जोड़ा। क्या कोई अभी का कोई ताजा उदाहरण भी दिया? हाँ, उन्होंने एक बहुत हाल की और चिंताजनक घटना का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवाई पर कथित तौर पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। तो इन सभी उदाहरणों से, चाहे वो राष्ट्रपति से जुड़े हों या इतिहास के महापुरुषों से या फिर न्यायपालिका के इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से, इनके जरिए भंडारे ये तर्क बना रहे थे कि भले ही संविधान ने हमें कानूनी तौर पर बराबरी दे दी है, हाँ, लेकिन समाज में आज भी ऐसी ताकतें हैं जो इस बराबरी के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि ये बराबरी हकीकत बने और वो इसके खिलाफ काम कर रही हैं। तो भंडारे का मकसद सिर्फ ये घटनाएं गिनाना नहीं था, बल्कि वो सुनने वालों को क्या संदेश देना चाह रहे थे? क्या कोई समाधान या आगे क्या करना है, इस पर कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। उनका मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं था, वो लोगों को जगाना चाहते थे, उन्हें सक्रिय होने के लिए कह रहे थे। अच्छा। उनका विश्लेषण ये था कि क्योंकि बराबरी के दुश्मन सक्रिय हैं, तो संविधान और बराबरी के जो हिमायती हैं, उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने सीधा आह्वान किया कि संविधान के समर्थक एकजुट होकर समानता के लिए संघर्ष करें। संदेश साफ था, हक मिल तो गए हैं संविधान से, लेकिन उन्हें असलियत में लाने के लिए और बचाए रखने के लिए लगातार लड़ना होगा, चौकन्ना रहना होगा। और इस संघर्ष को एक दिशा देने के लिए क्या उन्होंने किसी खास लीडरशिप या संगठन का भी जिक्र किया? हाँ, उन्होंने साफ तौर पर एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और उनके नेतृत्व का हवाला दिया जी। और उन्हें खास तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल जैसे संगठनों के झंडे नीचे एकजुट होकर लड़ने की अपील की। मतलब एक तरह से जो ताकतें बिखरी हुई हैं, उन्हें संगठित होकर कोशिश करने को कहा। संगठन और संघर्ष के अलावा क्या कोई सांस्कृतिक या कहें तो ऐतिहासिक पहलू पर भी जोर था? बिल्कुल, ये भी उनके भाषण का एक अहम हिस्सा था। उन्होंने भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बौद्ध विरासत हमें दी है, उसको बचाने और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए लड़ाई सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, इसका एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयाम भी है, जिसे सहेजने और आगे ले जाने की जरूरत है। ये सारी बातें, ये सब कुछ एक बाल श्रामणेर शिविर के समापन पर कहा जा रहा था। क्या इस बात का भी कोई खास मतलब है? मतलब छोटे बच्चों के कार्यक्रम में इतनी गंभीर बातें? हाँ, ये संदर्भ सच में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये भाषण चेंबूर के अंगुलीमाल बुद्ध विहार में हुआ था। वहाँ 5 दिन का बाल श्रामणेर शिविर खत्म हुआ था, जिसमें 30 बच्चों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, 23 बच्चे थे। हाँ, इन बच्चों को बौद्ध भिक्षुओं की तरह अनुशासन और शिक्षा दी गई थी। तो ऐसे माहौल में समानता, न्याय, संवैधानिक मूल्यों पर बात करना, ये असल में अगली पीढ़ी को इन विचारों से जोड़ने का एक प्रयास था, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश। सही बात है। ये दिखाता है कि इन मूल्यों को जमीनी स्तर पर बच्चों तक ले जाने की कोशिश हो रही है। कार्यक्रम में और कौन लोग थे? क्या वहाँ मतलब समुदाय के लोग थे? सूत के अनुसार वहाँ कई और वक्ता और गणमान्य लोग भी थे जिन्होंने अपनी बात रखी जी। इनमें वो भंते राहुल बोधी थे जिन्होंने बच्चों को गाइड किया था। साथ ही राष्ट्रीय सचिव भिकाजी कांबले, मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष विलास ढोबले, मुंबई प्रदेश सचिव सुनील बंसोड़े और जोन 5 की महिला अध्यक्ष मनीषा ताई साकवई जैसे पदाधिकारी थे। काफी लोग थे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंबई जोन 5 के अध्यक्ष अनंत जाधव ने की और संचालन संस्कार उपाध्यक्ष श्यामराव वाकुड़े ने किया। और सुनने वालों में कौन थे? बताया गया है कि समापन कार्यक्रम में जोन 5 की अलग अलग शाखाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सबसे जरूरी बात, शिविर में जो बच्चे थे उनके माता पिता और अभिभावक भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ नेताओं का कार्यक्रम नहीं था, इसमें समुदाय की भागीदारी और उनका समर्थन भी था। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। एडवोकेट एस.के. भंडारे के भाषण से जो मुख्य बातें समझ में आई वो ये है। पहला, भारत की एकता के लिए हिंदू राष्ट्रवाद की जगह भारतीय राष्ट्रवाद जरूरी है जी। दूसरा, संवैधानिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर जोर। तीसरा, सरकार में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर धार्मिक विद्वेष बढ़ाने पर चिंता। और चौथा, समाज में जो गहरी बैठी हुई जातिगत असमानता है
उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर इतिहास और हाल की घटनाओं के उदाहरण दिए। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने संगठित प्रयासों और बौद्ध विरासत को सहेजने की जरूरत पर भी बल दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही सारांश है। और अगर हम इस पूरी बातचीत से एक कदम पीछे हटकर सोचें, जैसा कि ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, तो भंडारी की बातें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि एक तरफ तो हमारा संविधान है जो इतने ऊंचे आदर्शों की बात करता है, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। हाँ। और दूसरी तरफ जमीन की हकीकत है जहां हम भेदभाव और बंटवारे की बातें सुनते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में संविधान के इन आदर्शों और समाज की असलियत के बीच जो ये खाई है, इसे पाटने में आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है? या फिर जैसे सुजात अंबेडकर का मार्च था, ऐसी नागरिक सक्रियता जिसे सिविल एक्टिविज्म कहते हैं, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? ये शायद वो सवाल है जिस पर हर सुनने वाले को खुद सोचना चाहिए। वाकई एक सोचने लायक सवाल छोड़ा है आपने। और इसी विचार के साथ एडवोकेट एस.के. भंडारे के भाषण पर हमारी आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।